Good morning, students. History book lesson 1, The Rise of Nationalism in Europe. And now our topic is the Revolution of Liberals. जब हमारा ये रेवोल्यूशन चल रहा था 1848 में रेवोल्यूशन जो था वो चल रहा था, उस समय क्या हुआ कि किसान जो थे या फिर जो वर्किंग क्लास थी उनकी कंडीशंस जो थी यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही थी। और उस समय क्या हुआ, साथ साथ मिडिल क्लास जो थी जिसमें कि लॉयर्स, डॉक्टर्स, सभी लोग थे, टीचर्स, उन सब ने भी इस रेवोल्यूशन का हिस्सा जो थे वो बनने शुरू हो गए। इन जर्मन रीजन्स a large number of political associations whose members were middle class professionals, businessmen and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for all German National Assembly. उस समय में जितने भी पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे जिनके मेंबर्स जो थे वो सिर्फ मिडिल क्लास लोग थे, जैसे कि छोटे बिजनेसमैन हो गए, टीचर्स, प्रोफेशनल्स, जितने भी मिडिल क्लास लोग थे। और उन्होंने क्या किया, वो सारे के सारे फ्रैंकफर्ट सिटी में इकट्ठा हुए और उन्होंने ये डिसाइड किया आपस में कि हम सभी मिलकर क्या करेंगे, जर्मन नेशनल असेंबली को वोट करेंगे। ऑन 18 मई 1848, 831 elected representative marched in the festive procession to take their place in the Frankfurt Parliament, convened in the Church of St. Paul. They drafted a constitution for German nation to be headed by the monarchy subject to a parliament. 1848 में क्या हुआ कि 831 जो मेंबर्स थे वो इलेक्टेड रिप्रेजेंट्स हुए, जो कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का हिस्सा बनने के लिए गए थे, जो कि सेंट पॉल चर्च में ऑर्गेनाइज की जा रही थी। वहाँ पर उन्होंने क्या किया था, एक जर्मन नेशन के लिए एक संविधान लिखा था जिसमें कि क्या था, टू बी हेडेड बाय अ मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट। ठीक है, आगे आ जाइए। व्हेन द डिप्टीज ऑफर द क्राउन ऑफ दीज टर्म्स टू द फ्रेडरिक विलियम IV, king of Persia, he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly. जब उन्होंने ये अपना क्राउन जो था वो फ्रेडरिक्स को देना चाहा, उस समय उस राजा ने क्या कर दिया, पर्शिया का राजा था, उसने मना कर दिया। उसने कहा कि वो भी क्या करेगा, बाकी लोगों के साथ मिलकर किस चीज़ को अपोज करेगा, मोनार्की को अपोज करके क्या चाहेगा कि एक इलेक्टेड असेंबली जो है उसको बनाया जा सके। उसके बाद क्या था कि ये जो वोटिंग राइट्स थे, द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वाज अ कंट्रोवर्शियल वन within the liberal movement in which large number of women had participated actively over the years. औरतें जो थी वो बड़ी देर से एक लिबरल मूवमेंट जो था उसका हिस्सा बनती चली आ रही थी, लेकिन फिर भी उनके जो वोटिंग राइट था उसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो रही थी। और औरतें जो थी उनको एसोसिएशंस बनाने का, उन्होंने बहुत सारी एसोसिएशंस बनाई, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स बनाए, बहुत सारी पॉलिटिकल मीटिंग्स की, लेकिन उसके बावजूद उनको क्या था, जो वोटिंग राइट था वो नहीं दिया गया। द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। जर्मनी, कैन द आर्मी बी आर्किटेक्ट ऑफ नेशन? क्या एक नेशन ऐसा हो सकता है जिसका आर्किटेक्ट कौन हो, जिसकी आर्किटेक्ट आर्मी हो? ऐसा नेशन अगर बनेगा तो उस समय में परिस्थितियां जो हैं वो ज़्यादा अच्छी नहीं रहने वाली। Otto von Bismarck was the architect of this process, carried out with the help of Persian army and bureaucracy. ऑटो वन बिस्मार्क जो था वो यूनिफिकेशन का, नेशन को इकट्ठा करने का, उसको एक आर्किटेक्ट माना गया, जिसको कहा गया कि ये जो है ये देश को अच्छे से बना सकते हैं। 3 wars over 7 years ended in Persian victory and completed the process of unification. क्या हुआ कि 7 साल तक एक जो वॉर थी वो चलती रही, जिसमें कि ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस थे, और 7 साल बाद क्या हुआ था, पर्शिया उस युद्ध में जीत गया। केसर विलियम वन ऑफ पर्शिया हेडेड द न्यू जर्मन एम्पायर। और उसके बाद क्या हुआ कि जो केसर विलियम वन थे उनको पर्शिया का न्यू जर्मन जो एम्पायर था उसका उनको हेड बना दिया गया। German states, representatives of army, important Persian ministers, including the chief minister Otto von Bismarck, gathered in the unhated hall of mirrors in the palace of Versailles to proclaim the new German empire headed by Kaiser William I of Persia.
क्या जो ओटो वन बिस्मार्क था, और क्या हुआ था, वो एक हॉल में इकट्ठा हुए जहाँ पे उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे उन्होंने केसर विलियम वन को पर्शिया का हेड बना दिया। द new state placed a strong emphasis on modernizing the currency, banking, legal and judicial systems in Germany. Persian measures and practices often became a model for the rest of Germany. जब न्यू स्टेट बनाएगी तो उस समय किसके ऊपर ज़्यादा जोर डाला गया, जिसको कि करेंसी को मॉडर्नाइज किया जाए, बैंकिंग सिस्टम को, और जितना भी जुडिशियल सिस्टम है जर्मनी का उसको और ज़्यादा अच्छे से उसको मॉडर्नाइज करने की कोशिश की गई। और जो पर्शियन मेजर्स लिए गए थे वो क्या बन गए, पूरी जर्मनी के लिए एक मॉडल बनकर सामने आए कि किस तरीके से काम को मॉडर्नाइज करके हमें करना चाहिए। During 1830s, Giuseppe Mazzini had sought to put together a coherent program for a unitary Italian republic. अब क्या था कि जो 1830 में गिउसेप्पे मैज़िनी जो थे उन्होंने क्या चाहा था कि वो इटली को एक रिपब्लिक बना दें, और ऐसा करने में वो जीत नहीं पाए, वो हार गए थे। और इटली जो था वो 7 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया था, विच ओनली सर्देनिया पेडुमेंट वॉज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली स्टेट। A unification program was initiated by Giuseppe Mazzini, but it failed. Giuseppe Mazzini ने इटली को यूनिफाई इकट्ठा करने का काम करने की कोशिश की, लेकिन वो उस काम को करने में फेल हो गया। चीफ मिनिस्टर कैवोर, who led the movement to unify the regions of Italy, was neither a revolutionary nor a democrat. उसके बाद जो कैवोर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसमें कि ना तो वो खुद एक रेवोल्यूशनरी भी नहीं थे, एक डेमोक्रेट भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने यूनिफाई करने के लिए एक मूवमेंट जो था वो स्टार्ट किया था। लाइक मैनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ द इटालियन एलाइट, ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन ही डिड इटालियन। ठीक है, अब क्या था कि जैसे और इटालियंस थे उनकी तरह वो भी क्या था कि फ्रेंच लेकिन ज़्यादा अच्छी बोल पाते थे। और उसके बाद इन 1861 Emmanuel II was proclaimed king of the United Italy, और इटली को यूनिफाई कर लिया गया। और उसके बाद जो विक्टर एमुअल II थे उनको वहाँ का राजा घोषित कर दिया गया। There was no British nation prior to the 18th century. The primary identities who inhabited the British Isles were ethnic ones such as English, Welsh, Scot or Irish. All of these ethnic groups had their own cultural and political ट्रेडिशंस। जितने भी कल्चरल ग्रुप्स थे सभी के, जितने भी अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले ग्रुप्स थे, लेकिन उनके सबके अपने अपने ट्रेडिशंस जो थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे। द इंग्लिश पार्लियामेंट which had seized power from the monarchy in 1688 at the end of a protracted conflict was the instrument through which a nation state with England as its center became to be formed. The Act of Union between England and Scotland that resulted in the formation of United Kingdom of Great Britain meant in effect that England was able to impose its influence on Scotland. कि जब ये नया यूनाइटेड किंगडम बनाया गया 1707 में, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक समझौता हो गया, एक्ट पास हो गया था जिसमें कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाया गया। लेकिन उसमें क्या था, इंग्लैंड जो है उसका हमेशा इन्फ्लुएंस, प्रभाव जो है वो स्कॉटलैंड पर बना रहेगा। आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फेट। आयरलैंड जो था उसमें भी उसका भाग्य भी कुछ ऐसा ही रहा, जिसमें कि क्या था कि कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट जो थे वो दो तरह के चर्च जो था वो दो भागों में बढ़ चुका था। कैथोलिक रिवोल्ट्स led the Wolfe Tony and his United Irishman. Ireland was forcibly incorporated into the United Kingdom in 1801. 1801 में जो स्कॉटलैंड था उसको ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम्स में ऐड कर दिया गया। A new British nation was formed
through the propagation of a dominant English culture, the symbols of the New Britain, the British flag, national anthem, the English language was actually promoted, and the older nations survived only as subordinate partners in this union. अब क्या हुआ कि जब ग्रेट ब्रिटेन जो था उसको बनाया गया, उसमें उन्होंने अपना नया सब कुछ नया किया, नेशनल एंथम, नेशनल उनका फ्लैग जो था उसको भी उन्होंने नए रूप में बना लिया था. विजुअलाइजिंग द नेशन. अब नेशन जो था उसको किस तरीके से देखा गया. द फीमेल फिगर बिकेम द एलिगोरी ऑफ द नेशन. एक फीमेल फिगर बनाएगी जिसको कि एलिगोरी कहा गया. एलिगोरी क्या होती है कि जब कोई फिगर से उसका गुस्सा, उसकी खुशी, उसका दुख कुछ भी प्रकट होता है, उस जो एक उसका स्टैचू बनाया जाता है, उससे जो हमें आइडिया मिलता है उसको हम एलिगोरी कहते हैं. ठीक है, उसको क्या है एक सिंबल के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है. द फ्रेंच रिवोल्यूशन आर्टिस्ट यूज्ड फीमेल एलिगोरी टू द पॉटरी आइडिया सच एज लिबर्टी, जस्टिस एंड द रिपब्लिक. ठीक है, जो फ्रेंच रिवोल्यूशन था उसमें इस एलिगोरी को कैसे यूज़ किया गया था. वो अपनी आज़ादी चाहते थे, न्याय चाहते थे और गणतंत्र, रिपब्लिक चाहते थे. ठीक है, उसके उन्होंने ऐसी ही एक एलिगोरी, ऐसी ही एक स्टैचू दिखाया, दर्शाया, जिससे कि पता चले कि लोगों वो स्टैचू ये दर्शाएगा कि ये 3 डिमांड्स जो हैं उन लोगों की रहेंगी. सिमिलर फीमेल एलिगोरीज वर इन्वेंटेड बाय द आर्टिस्ट इन द 19th century to represent the nation. In France, she was christened Marigny, a popular Christian name which underlined the idea of a people's nation. The red cap, the tricolor, the cockade status and the Marigny were erected in the public squares to remind the public of the national symbols of unity and to persuade them to identify them. ठीक है, अब क्या किया गया कि जो आम पब्लिक प्लेसेस थी वहाँ पर क्या कर दिया गया कि बहुत सारे जो अपने आप को आज़ाद करवाने की बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि रेड कैप था, वो अपने आप को आज़ाद करवाना था, ट्राई कलर उनका फ्लैग था, ऐसी ऐसी चीज़ें जो थी, स्टैचू था, ऐसी चीज़ें जो थी जिससे पता चले कि देश के लोग जो हैं ये सिंबल्स हैं कि हम अपने देश को आज़ाद करवाना चाहते हैं. और जो मैरिनी थी उसकी इमेजेस जो थी वो सिक्कों या फिर स्टैम्प्स के ऊपर भी लगा दी गई थी. सिमिलरली जर्मेनिया बिकेम द एलिगोरी ऑफ द जर्मन नेशन. एलिगोरी जो थी जर्मेनिया जो थी वो जर्मन की एलिगोरी बनी, जिसने कि क्या किया विजुअल रिप्रेजेंटेशंस. जर्मेनिया वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म. अब उसने ओक लीव्स का जो है अपने क्राउन पहना हुआ है, जो कि बताता है कि वो एक हीरोइज्म की निशानी जो है वो बताता है. आगे हमारे सिंबल्स हैं और उसके बाद उनका सिग्निफिकेंस क्या है उसके बारे में देखते हैं. ब्रोकन चेन्स क्या बताती थी, बीइंग फ्रीड, आज़ाद हो गए. ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर, स्ट्रेंथ. क्राउन ऑफ ओक लीव्स, हीरोइज्म. स्वॉर्ड, रेडीनेस टू फाइट. olive branch around the sword, willingness to make peace. rays of the rising sun, beginning of a new era. ये सारी बातें जो है हमें उनके ये जो सिंबल्स थे इनसे हमें पता चलता है कि वो किस तरह की आज़ादी जो. नेशनलिज्म एंड एम्पीरियलिज्म. द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 was the area called the Balkans. जो 1871 में जो नेशनलिस्ट टेंशन थी उसमें क्या था, सबसे बड़ा एरिया जो था वो बाल्कन्स का था. बाल्कन्स जो था वो वॉज अ रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग मॉडर्न डे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हेर्जेगोविना, स्लोवेनिया एंड सर्बिया एंड मॉन्टेनेग्रो. ये सभी जो एरियाज थे किस में आते थे, बाल्कन्स के एरिया में आते थे. ठीक है, उसमें क्या था कि जो बाल्कन्स थे वो क्या थे, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जेलस रहते थे. उनको लगता था कि अगर क्या होगा कि कोई दूसरा जो अगर एक्सपेंशन हो तो ऐसा ना हो कि किसी एक को ज़्यादा हिस्सा जो है वो मिल जाए. द बाल्कन स्टेट्स वर फायसली जेलस ऑफ ईच अदर एंड द ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ ईच अदर. उनको लगता था कि जब भी ये एरिया बढ़ाया जाए तो हम क्या है हमें ज़्यादा से ज़्यादा जगह जो है वो मिल सके. यूरोपियन पावर्स
वर ऑल्सो लुकिंग फॉर द एक्सटेंड ऑफ देयर कंट्रोल ओवर द एरिया। जो यूरोपियन पावर्स थी वो क्या चाह रही थी कि वो अपना एरिया ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंड करें, और वो इस चीज़ का फ़ायदा जो था वो लेना चाह रही थी। और क्या था कि ऐसा करते करते दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर्स इन द रीजन। ऐसा करने से क्या हुआ कि अक्सर उन लोगों की जगह को लेकर, ज़मीन एरियाज़ को लेकर आपस में छोटी छोटी वॉर्स जो है वो लगातार चलती रहीं, और जिस वॉर्स के चलने की वजह से क्या हुआ, एंड में जाकर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी वो स्टार्ट हो गई।